गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आखिरी क्लासिफिकेशन था लिगेंड्स का, तो वो हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था क्लासिकल लिगेंड और नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड में दो टाइप के लिगेंड थे, जिसमें हमने जो पढ़ा था वो था अपना सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड टाइप के जो लिगेंड्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, यानी ऐसे लिगेंड जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और पाई इलेक्ट्रॉन मेटल से एक्सेप्ट भी करे। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। अब पाई एक्सेप्टर से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझें कि व्हाट आर पाई डोनर लिगेंड। ठीक, जैसे सिग्मा डोनर तो हमें पता ही है, अगर किसी लिगेंड के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर दे देगा, और वो कैसा जो लिगेंड होगा वो कैसा होगा, सिग्मा डोनर लिगेंड। इसी तरह से अगर किसी लिगेंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना, पाई क्लाउड है, जैसे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में वो अपना डबल या ट्रिपल बॉन्ड या अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को डोनेट कर सकता है। ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं पाई डोनर लिगेंड। तो सबसे पहले पाई डोनर लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है पाई डोनर लिगेंड्स। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है अपनी वो है पाई डोनर लिगेंड्स। तो पाई डोनर लिगेंड जो है ये कौन से लिगेंड है, तो ऐसे लिगेंड जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करे। ठीक ना, तो इसका डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि दोज लिगेंड्स विच डोनेट देयर पाई बायो। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। ऐसे लिगेंड्स जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम या आयन को डोनेट करे, ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलेंगे पाई डोनर लिगेंड। ठीक, ये जो लिगेंड्स हैं इनको ईटा एक्स प्रीफिक्स से जो है डिनोट किया जाता है। तो दीज लिगेंड्स, एक पॉइंट और यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो दीज लिगेंड्स आर represented by eta x और pi, eta x और pi prefix before their name। ठीक, इसके बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा है कि जब पाई लिगेंड्स का हम लोग नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने का एक रूल है कि उनके नाम के पहले जो प्रीफिक्स लगाना है वो क्या लगाना है, ईटा एक्स या फिर पाई भी लिख सकते हैं। ठीक, एक्स क्या चीज़ है, ईटा मतलब ये बताएगा कि ईटा मतलब वो पाई डोनर है। एक्स जो है, एक्स को हेप्टिसिटी बोलते हैं, एक्स, ठीक ना, एक्स इज कॉल्ड एज हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी, हेप्टिसिटी क्या चीज़ है, तो हेप्टिसिटी मतलब ये होता है कि जो आपका पाई डोनर लिगेंड है वो कितने एटम से मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर रहा है। ठीक, उसको बोलते हैं लिगेंड की हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी जो है, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स डोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन टू मेटल। ठीक, लिगेंड के अंदर कितने एटम्स हैं जो अपना पाई क्लाउड मेटल को डोनेट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्टिसिटी। ठीक, तो देखो अगर कोई लिगेंड सिग्मा डोनर है तो उसके लिए जो टर्म डिफाइंड था वो था डेंटिसिटी। ठीक ना, डेंटिसिटी मतलब वो कितने लोन पेयर दे रहा है। अगर कोई लिगेंड एक लोन पेयर दे रहा है तो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। कोई लिगेंड 2 लोन पेयर दे रहा है तो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। पाई डोनर लिगेंड्स के लिए डेंटिसिटी नहीं यूज़ करते, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हेप्टिसिटी। ठीक, और हेप्टिसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स डोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल, तो देखो इसमें जो एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक ना, एग्जाम्पल्स, तो इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल।
इसका नाम है ईटा, ईटा मतलब ये पाई डोनर है, ठीक। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 एटम से मेटल को क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इसकी जो हेप्टिसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 2। तो ईटा 2 इथाइलिन, इस लिगेंड का नाम क्या था? इथाइलिन। और क्योंकि ये पाई डोनर लिगेंड है तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो क्या हो जाएगा? ईटा 2, ठीक ना, ईटा 2 प्रीफिक्स आ जाएगा। तो ईटा 2 इथाइलिन इसको लिखेंगे। अच्छा, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसका मतलब कि जब ये लिगेंड किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2, ठीक। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसको इस तरह समझे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे अपने पास कोई मेटल है, तो ये अपना जो पाई क्लाउड है, तो पाई क्लाउड इस मेटल को क्या करता है? ये डोनेट कर देता है। इसको इस तरह समझे, इसको मैं दूसरी तरह से समझा रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि बार बार नहीं समझेंगे, सिंपल सा एग्जाम्पल है तो इसको एक ही बार में समझ लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है, तो पाई बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग से बना है? बाई साइडवेज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे इस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग से अपने पास क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे अपने पास इस तरह से ये मेटल है, ये पाई क्लाउड है। तो होता क्या है कि ये अपना जो पाई क्लाउड है वो इस मेटल को डोनेट कर देता है। तो इसको कुछ इस तरह से समझें, ठीक है, समझने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कि इसको रेडिकल में तोड़ दो। किसमें तोड़ दें हम? रेडिकल और रेडिकल में, ठीक। और यहाँ से एक बॉन्ड ये बन जाएगा और एक बॉन्ड ये बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये जब ये इसको देगा तो CH2 यहाँ पे M और इस तरह से 2 बॉन्ड बन जाएगा। इसको पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो यहाँ से अपने पास इस तरह का एक पाई कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है। पाई कॉम्प्लेक्स जो है ये पाई डोनर लिगेंड ही जो है फॉर्म कर सकते हैं, ठीक, जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इसमें कोई डाउट होगा तो साथ साथ पूछते भी चलना है। तो यहाँ पे अपने पास इस तरह से ये अपना पाई क्लाउड इसको डोनेट कर देगा। समझने का तरीका बता ही दिया। इसमें रेडिकल में तोड़ दो और यहाँ से अपने पास बॉन्ड बना दो, ठीक। और यहाँ पे इस तरह से एक पाई कॉम्प्लेक्स बन सकता है। अब मैंने ये तरीका समझाया है, हो सकता है रेडिकल मैकेनिज्म, हो सकता है आयनिक मैकेनिज्म, ठीक। तो जरूरी नहीं कि भाई रेडिकल में टूटे, प्लस माइनस में भी टूट सकता है और माइनस इस पर डोनेट करके ये अपना लोन पेयर इसको दे दें, तो इस तरह से भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, ठीक। खैर, तो जो काम की चीज़ है वो इतनी है कि अगर किसी लिगेंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो वो अपना पाई क्लाउड मेटल को क्या करेगा? डोनेट करेगा। और ऐसे केस में इसको हम क्या बोलेंगे? पाई डोनर लिगेंड बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल देखें, ठीक। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर डेंटिसिटी हेप्टिसिटी में क्या डिफरेंस है? तो ये मैंने अभी बताया जस्ट कि डेंटिसिटी जो है इट इज़ द नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक ना। कोई लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट करता है। और हेप्टिसिटी क्या है कि जब ये लिगेंड अपना पाई क्लाउड देगा तो कितने एटम के थ्रू ये दे रहा है, उसको बोलेंगे लिगेंड की हेप्टिसिटी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल और देखेंगे। और ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि नॉमेनक्लेचर में ये सब नाम जो है जनरली पूछ ले जाते हैं। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे अपने पास जो सेकंड एग्जांपल है, तो यहाँ पे अपने पास ये है, इसको माइनस, इसको एलाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलाइल। अब देखो एलाइल के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि किसी मेटल को, ये जैसे अपने पास कोई मेटल है, इसको ये अपना लोन पेयर दे दे, ठीक ना। क्या दे दे? ये लोन पेयर। तो ऐसे केस में इसने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है क्या? इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना है तो ये एक सिग्मा डोनर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे केस में इसका नाम जब लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइल, ठीक, या फिर सिग्मा एलाइल भी लिख सकते हैं, ठीक। तो सिग्मा आप चाहो तो लिख सकते हो, सिग्मा चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। तो एलाइल और सिग्मा एलाइल दोनों नाम सही है इसका, ठीक। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो जब रेजोनेंस होगा तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इस तरह से। यहाँ पे अपने पास चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। तो इस तरह से अपने पास माइनस चार्ज आ जाएगा। एक्चुअल में एग्जिस्ट क्या करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस पर चार्ज कैसा होगा? माइनस। ये जो है मेटल को अपना पाई क्लाउड जो है वो क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो ऐसे केस में 1, 2, 3 ये 3 एटम से अपना पाई क्लाउड क्या करता है? डोनेट करता है, ठीक। क्योंकि भाई ये जो पाई क्लाउड है ये 3 एटम पे डिस्पर्स्ड है इस तरह से, ठीक। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? ईटा। अगर कोई भी अपना पाई क्लाउड दे रहा है तो प्रीफिक्स का लगाना है? ईटा। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा ईटा। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3, ठीक ना। तो ईटा 3 एलाइल, ये इसका IUPAC नाम होगा, ठीक ना, ईटा 3 एलाइल। अच्छा, इसके बाद ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? तो ये क्वेश्चन जनरली गलत हो जाता है क्योंकि हमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 2।
लेकिन यहाँ में देखें तो ये जो लोन पेयर है इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ये आपस में रेजोनेंस कर रहा है ना, तो जब ये पाई क्लाउड देगा तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक, तो जो ईटा 3 एलाइल है इट इज़ अ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक, एक डोनेशन में ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर में है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ये होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें 4 कार्बन है, तो आपके पास जो 4th है, तो 4th जो है इसको हम लोग ये, ठीक, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक भी है और अनस्टेबल कंपाउंड भी है। तो ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन है ये क्या करता है, अपना पाई क्लाउड, ठीक ना, जो पाई क्लाउड है ये किसी मेटल को डोनेट कर देता है, ठीक ना। इसमें सेंटर से एरो बनाया है, तो सेंटर से एरो मतलब कि ये जो पाई क्लाउड जो कि डिलोकलाइज्ड है, ये पाई क्लाउड जो है इस मेटल को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। इस डिलोकलाइजेशन के कारण ये एंटी एरोमेटिक भी हो जाता है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नेचर में कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो इसी कारण से लोन पेयर इजिली जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इजिली ये दे भी देता है। अच्छा, इसका नाम क्या रखोगे, तो ईटा 4, ठीक, साइक्लो ब्यूटा डाइईन, तो इसका नाम हो जाएगा ईटा 4 साइक्लो ब्यूटा डाइईन। और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इट इज़ ऑल्सो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, एक डोनेशन में 4 इलेक्ट्रॉन देगा। कोई डाउट होगा तो पूछते चलना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक चल रहा है, ठीक ना। इसके बाद 5th जो एग्जाम्पल है, इसका नाम तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और इस तरह से हम एक इसमें जो है ये इसका हाइब्रिड बनाते हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हैं, 6, तो ये जो आपका बेंजीन है ये किसी मेटल को अपना जो पाई क्लाउड है वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक। तो ये अपना पाई क्लाउड इस तरह से मेटल को डोनेट कर देगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ईटा 6 बेंजीन। भाई बेंजीन तो नाम था ही इसका, लेकिन ये पाई डोनर है, तो क्या लिखेंगे, ईटा 6 बेंजीन, और एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6, तो इट इज़ अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, है 2 2 4 2 6, 3 पाई बॉन्ड है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास इस तरह से जो बेंजीन होता है, तो बेंजीन किसी मेटल को जब अपना लोन पेयर देगा तो 1 2 3 इस तरह से 4 5 और 6, तो इस तरह से ये 6 एटम्स के थ्रू अपना पाई क्लाउड इसको क्या करेगा, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये था अपना एलाइल, इसके बाद हमने देखा बेंजीन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है और जनरली यही गलत हो जाता है, तो इसका नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, तो एग्जाम्पल नंबर जो 6 है इसका जो नाम है, ठीक ना, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखूँ, ये आपका C5H5 माइनस है, ठीक। तो कई बार कॉम्प्लेक्स में कुछ इस तरह से लिखा होता है PT C5H5, अब हमें समझ में नहीं आता भाई ये C5H5 क्या चीज़ है, ठीक। तो C5H5 जो है इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक। तो साइक्लोपेंटाडाइन जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अपने पास इस पर चार्ज कैसा है, माइनस, ठीक। और इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक ना, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अब यहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अपना पाई क्लाउड मेटल को दे दे, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है इसके पास क्या है, लोन पेयर भी है, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये अपना जो लोन पेयर है वो किसी मेटल को क्या करे, डोनेट कर दे, तो ऐसे केस में इसको लिखेंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, या फिर अगर लिख सकते हैं तो सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल भी लिख सकते हैं। सिग्मा अगर नहीं भी लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे कि वहाँ बॉन्ड कैसा है, सिग्मा ही है, ठीक। लेकिन आपको पता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है इस तरह से, ठीक। तो 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, तो क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज्ड हैं, तो यहाँ पे इस तरह से जो है हाइब्रिड बना सकते हैं, और यहाँ पे अपने पास कोई मेटल है M, ठीक। ये अपना जो पाई क्लाउड है वो मेटल को क्या कर सकता है, इस तरह से डोनेट कर सकता है, ठीक। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे ईटा, हेप्टिसिटी क्या होगी इसकी, हेप्टिसिटी 6 होगी या 5 होगी, तो हेप्टिसिटी जो है वो 5 होगी, क्यों, क्योंकि ये कितने एटम से डोनेट कर रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो हेप्टिसिटी जो है वो 5 होगी, ठीक। और ईटा 5 हम यहाँ लिखेंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल,
डाई इनाइल। ये मैं कुछ बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि पाई डोनर लिगेंड को लिखते कैसे हैं और वो कुछ एग्जाम्पल उसके हम लोग देख रहे हैं। तो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। अच्छा, ये जो है एक डोनेशन में, अच्छा ये बताओ यहाँ ये एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। भाई एक डोनेशन में 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा ना, एक लोन पेयर था, तो इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। लेकिन जब ये अपना पाई क्लाउड इसको देगा तो ऐसे केस में एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये? तो एक डोनेशन में ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा। 6 कैसे भाई? 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है ना, तभी तो ये एरोमेटिक है। तो ये जो है आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा आपका? 6। इसकी हैप्टिसिटी कितनी है? 5, लेकिन एक डोनेशन में इलेक्ट्रॉन कितने देगा? 6। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे आपके पाई डोनर लिगेंड्स के। अब नेक्स्ट बात करेंगे पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड के ऊपर। ठीक, इस पे देखो अभी तक नीट में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जेई वगैरह में कई बार क्वेश्चन आ चुका है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड पर, और उसमें भी एक ही एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ना है और वही कई बार पूछा जाता है। तो अगर नीट में भी आ जाता है तो वो हम बता सकते हैं। तो इसमें जो इसका एक एग्जाम्पल है, इसको जेसी सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, और एग्जाम्पल लेंगे जेसी सॉल्ट का। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग पाई डोनर। अब पाई डोनर से पता चल रहा है कि भाई अपना पाई क्लाउड दे रहा है, एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो देखो इसमें एक सबसे कॉमन जो एग्जांपल है, इसको जेसीस सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, जेसीस सॉल्ट। ये क्वेश्चन जेसी सॉल्ट पे जेई में आया हुआ है और प्रोबेबल भी है कि ये नीट में भी आ जाए। ठीक ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इस सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है कि PtCl3 eta 2 C2H4। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो जेसी सॉल्ट का आपको जो फॉर्मूला है, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए। ठीक, अब इस पर चार्ज देखते हैं। तो देखो पोटेशियम पे चार्ज कितना है? +1। तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ जाएगा? -1। ठीक, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स स्फेयर पे चार्ज कितना हो गया? -1। C2H4 ये इथाइलिन हो गया आपका, भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथाइलिन पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं, इथाइलिन न्यूट्रल है। अच्छा, Cl पे चार्ज कितना है? -1। तो -3 तो ये हो गया। इस पे चार्ज कितने का है? -1। तो यानी कि प्लैटिनम पे चार्ज कितना होगा? +2, तभी उस पर -1 आएगा। ठीक, वैसे +2 होगा -3, तो -3 + 2 तो ये कितना हो जाएगा? -1। ठीक, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब इसका मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको वो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, वो समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO एक सिग्मा डोनर है और क्या है? पाई एक्सेप्टर है। बिल्कुल सेम जो इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना है। तो पाई बॉन्ड जब बनेगा तो यहाँ पे एक तो बॉन्डिंग बनेगा, इस तरह से एक क्या बनेगा? बॉन्डिंग, जैसे CO में बन रहा था। और एक अपने पास क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। ठीक ना, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग। तो होता क्या है कि ये जो इथाइलिन है इसके पास भी वैकेंट पाई स्टार होता है। ठीक है, इसके पास भी क्या होगा? वैकेंट पाई स्टार। इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो बेंजीन होगा, भाई यहाँ पे तो कितने कार्बन है? 2। बेंजीन में कितने कार्बन है? 6। 6 होकर 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे इन दोनों के पास क्या है? वैकेंट पाई स्टार है। तो वहाँ 6 के पास क्या होगा? वैकेंट पाई स्टार होगा। तो बेंजीन भी इस तरह से पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है जैसे ये करता है। ठीक, अब इसमें देखो होता क्या है कि ये आपका हो गया प्लैटिनम। प्लैटिनम पे चार्ज कितना? 2+। Cl Cl Cl, चलो माइनस भी रख दें, माइनस माइनस और माइनस। ठीक, तो 3 Cl जो है वो अपना लोन पेयर इस तरह से मेटल को क्या करेगा? डोनेट कर देगा। इसके बाद क्या होता है कि ये जो लिगेंड है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो CH2 CH2 है। अब इसमें अपने पास ये आपका इस तरह से जो है पाई बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या हो गया? पाई बॉन्डिंग। तो ये अपना जो पाई बॉन्डिंग है वो इस मेटल को इस तरह से डोनेट कर देता है। ठीक, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या कर देगा? दे देगा। ठीक है, एक डायग्राम में और समझेंगे इसको भी।
और इसके पास जो है एंटी बॉन्डिंग होता है, इसके पास क्या होता है इस तरह से एंटी बॉन्डिंग, और ये वैकेंट होता है। तो यहाँ पे इसके पास वैकेंट पाई स्टार, ठीक है ना, वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग होता है। तो प्लैटिनम जो है इसका जो है D8 कॉन्फ़िगरेशन, प्लैटिनम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है D8। तो यहाँ पे अपने पास D8 में जो D सबशेल है या D ऑर्बिटल जो है, तो D ऑर्बिटल के पास इस तरह से क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, तो यहाँ से इसने पाई क्लाउड एक्सेप्ट किया, और साथ ही साथ क्योंकि इसके पास वैकेंट पाई स्टार है तो ये यहाँ से पाई क्लाउड को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक, तो ये पाई क्लाउड को जो है एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो इथाइलिन जो है ये लिगेंड एक तरह का पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक, अच्छा, इसी तरह से बेंजीन भी पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक, इसमें इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखो ये जो प्लैटिनम है तो सिर्फ आप CH2 बनाएंगे तो यहाँ कार्बन कार्बन है, जब ये पाई क्लाउड अपना देता है तो इस तरह से 2 बॉन्ड बन जाता है। ठीक ना, इसको पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बताया था ना इसका क्या बोलते हैं हम लोग, पाई कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से पाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन वेज पे ये डैश पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन वेज पे, और एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, डैश पे होगा। ठीक, अब थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। तो ये बताओ जो इथाइलिन मॉलिक्यूल था इसका नाम क्या था, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इथाइलिन, इसको इथाइलिन बोलते हैं। इथाइलिन में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है, 2 होता है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2, इसमें रेजोनेंस वगैरह भी नहीं हो रहा है। अब ये बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल था इसने जब पाई क्लाउड को एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट किस में किया, बॉन्डिंग में किया कि एंटी बॉन्डिंग में किया, एंटी बॉन्डिंग में किया। बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, तो देखो अपने सिलेबस में तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे हमने जब 11th क्लास में पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था, N2C2 CO NO, इस तरह से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का ही पढ़ा था। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो उसमें वो डाई एटॉमिक नहीं है, उसमें कितने एटम है, तो 3 और 3 6 एटम्स है। तो 6 एटम का वो डायग्राम तो हम नहीं बना सकते, लेकिन फार्मूला तो वैलिड होगा ही। उसका फार्मूला क्या था, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2। तो इस मॉलिक्यूल में भी अगर हम लोग जितने भी BMO इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक ना, और जितने भी ABMO इलेक्ट्रॉन्स हैं, ABMO इलेक्ट्रॉन्स, इनका डिफरेंस निकाल कर 2 से अगर डिवाइड कर दें तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, क्योंकि भाई आपको पता है बॉन्डिंग वाला बॉन्ड को बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला बॉन्ड को तोड़ेगा। तो इनका जो डिफरेंस होगा उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको जो है यहाँ से क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। और आंसर पता है हमको कि बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना होता है, 2 होता है। अब इस मॉलिक्यूल ने जब पाई क्लाउड को एक्सेप्ट किया तो पाई क्लाउड को किस में एक्सेप्ट किया, बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में। तो इस मॉलिक्यूल में ABMO इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर, यहाँ मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 2 से कम हो जाता है और 1 से ज़्यादा हो जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2 से कम हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जब 2 से कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इथाइलिन में और यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में जो इथाइलिन है, इन दोनों में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा कहाँ मिलेगी, A में या B में, B में। ठीक, जैसे यहाँ बॉन्ड लेंथ मान लो A है और यहाँ बॉन्ड लेंथ मान लो B है, तो A और B में जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगी, B में। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से कम है, जबकि यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आता है ये चीज़, ठीक है ना। तो ये था आपका जेसी सॉल्ट, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड के बारे में हमने यहाँ बात की। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, कंपेयर CC बॉन्ड लेंथ। ठीक, CC बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, और कंपाउंड आपको गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CF2 डबल बॉन्ड CF2 और जेसी सॉल्ट। ठीक, इन तीनों में जो CC बॉन्ड लेंथ है वो हमें कंपेयर करना है। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो सबसे पहले बताओ कि जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, A B C में हमने कंपेयर करना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग को क्लास 11th में एक बेंड्स रूल बताया था, ठीक है ना, याद होगा क्या बताया था आपको, बेंड्स रूल। तो वो हमें फिर से यहाँ यूज़ करना है। तो देखो जैसे सॉल्ट में अभी बताया मैंने
कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है CC का भी जस्ट प्रूफ किया कि ये 2 से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो 2 ही है, रेजोनेंस वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ जब भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 2। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम है, जबकि यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, C में। तो बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिल गई, C में। अब A B में कंपेयर करना है, तो आपको मैंने बताया था, एक बेंड्स रूल बताया था ना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे क्या है, F। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ लगता है तो यहाँ पे परसेंटेज P कैरेक्टर को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। यहाँ पे जो परसेंटेज P कैरेक्टर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज P कैरेक्टर जब बढ़ेगा तो यहाँ पे जो परसेंटेज S कैरेक्टर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब S कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो A और B में A और उसके बाद फिर कौन आएगा आपका, B। ठीक, तो ठीक ना। तो ये बेंड्स रूल था, ये क्लास 11 में बताया था आपको, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये F जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बेंड्स रूल का जो अल्टरनेट स्टेटमेंट है उसमें हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को किसी ऑर्बिटल से जोड़ते हैं तो उसमें वो परसेंटेज P कैरेक्टर को क्या करता है, इंड्यूस कर देता है या बढ़ा देता है। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स में परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इस वाले ऑर्बिटल में जो परसेंटेज P कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा और परसेंटेज S कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। S कैरेक्टर बढ़ेगा तो लोब कैसा हो जाएगा, शॉर्टर एंड बल्कियर। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो इस कारण से जो है A और B में बॉन्ड लेंथ आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगा, A में, कम कहाँ मिलेगा, B में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें कुछ बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। C A B सही आंसर है, C B आंसर जो है वो सही नहीं है। तो ये था आपका पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इसी के साथ लिगेंड्स का इंट्रोडक्शन जो है वो ख़त्म होता है। लिगेंड्स का जब हमने देखा इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ठीक, अब हम लोग थ्योरीज की बात करेंगे। ठीक ना, अब किस पे आएंगे हम लोग, थ्योरीज, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये फॉर्म कैसे होते, बनते कैसे। ठीक, तो थ्योरीज में इसको मिटा रहे हैं अब। ठीक, तो जो सबसे पहली जो थ्योरी आई थी, तो सबसे पहली थ्योरी थी वर्नर थ्योरी। ठीक ना, और एनसीईआरटी में यहीं से स्टार्ट किया गया है, वर्नर थ्योरी। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको लिख रहे हैं वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, तो देखो वर्नर के टाइम पर, ठीक ना, वर्नर से पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डिस्कवरी नहीं हुई थी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, वर्नर्स ने की थी, वर्नर ने। और वर्नर ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब डिस्कवर किया था तो उसको एक नोबेल प्राइज़ भी उसके लिए मिला था। अगर ये वर्नर आज नहीं होता तो अपने पास ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं ये भी नहीं होते। तो जो डिस्कवरी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की वो वर्नर ने के द्वारा की गई थी। अब देखो वर्नर ने ये बताया था कि जो मेटल होते हैं तो मेटल के पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। इससे पहले तक सिर्फ एक वैलेंसी होती थी। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि कैल्शियम, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2+, ठीक ना, ये प्राइमरी वैलेंसी है इसकी। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, +1। ठीक, जैसे मान लो कैल्शियम कोई कंपाउंड बनाएगा क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे CaCl2 लिखोगे आप, तो Ca पे चार्ज कितना है, 2+। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते थे प्राइमरी वैलेंसी। ठीक, वर्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कवर किया कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनके पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी तो होती ही है, इसके अलावा फर्दर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और लीगेंड से ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जिसके कारण इनके पास एक दूसरे टाइप की वैलेंसी आ जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे उसने कुछ कंपाउंड्स इस तरह से देखे, जैसे देखो CaCl2 है तो इसमें सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2। ठीक, क्योंकि इस पर 2+ का चार्ज है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। ठीक, अच्छा वही जैसे एक कंपाउंड उसने देखा जैसे COCl3.6H2, इस तरह का एक कंपाउंड उसने देखा। ठीक, और उसमें ये देखा कि भाई देखो कोबाल्ट जो है, ठीक ना, तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, 3+, और इस चार्ज को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, Cl- का चार्ज। ठीक, तो इसकी जो वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी वो कितनी है, 3। भाई जैसे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी थी, 2, ऐसे इसकी वैलेंसी कितनी है, 3, क्योंकि 3 क्लोरीन के साथ कंबाइंड है ये। ठीक, लेकिन उसने ये देखा
कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होने के बाद भी कोबाल्ट जो है ये 6H2O से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, या ये कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है जो कि कोऑर्डिनेट नेचर के, किस नेचर के हैं, कोऑर्डिनेट, कुछ आयनिक बॉन्ड बनाने के बाद भी ये कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, ठीक, लिगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसने बोला कि इस मेटल के पास एक दूसरे टाइप की भी वैलेंसी है और उस वैलेंसी को उसने नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक। तो ये तो था वर्नर के टाइम पे। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े हम तो ये नाम चेंज होते चले गए, ठीक। प्राइमरी वैलेंसी को अब हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई जितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वही उस मेटल का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, अभी तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक। तो देखो अभी तक हमने ये देखा कि वर्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में या अपने वर्क में जो ऑब्जर्वेशन था वो उसको क्या मिला था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, ठीक। तो यहाँ मैं इसको स्टेटमेंट वाइज लिख रहा हूँ, ठीक ना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इसमें किसी ने कमेंट किया है कि वर्नर को नहीं आना चाहिए था, ठीक। तो भाई अगर ये नहीं आता तो इतना अच्छा चैप्टर आपको कहाँ से मिलता, ठीक। तो ये जो है आपका वर्नर, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, यहाँ पे वर्नर ऑब्जर्व्ड 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, ठीक, ठीक ना, धीरे धीरे समझो इसको। तो वर्नर ने 2 टाइप की वैलेंसी ऑब्जर्व की, कौन कौन सी, तो एक प्राइमरी वैलेंसी, एक को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, क्वेश्चन इस पर भी बनता है, इस पर भी कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। और दूसरा जो है आपका इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है आपका सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब कि इट इज जस्ट द चार्ज ऑन द मेटल, ठीक ना। व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, तो इट इज जस्ट द चार्ज ऑन द मेटल। तो प्राइमरी वैलेंसी इट इज द चार्ज ऑन द मेटल, ठीक ना, मेटल पे जो चार्ज है उसको बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को ये बताओ, ठीक ना, कि एनायनिक लिगेंड या एनायनिक स्पीशीज सेटिस्फाई करेगा या न्यूट्रल स्पीशीज सेटिस्फाई करेगा। तो एनायनिक स्पीशीज ही सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे देखो, जैसे एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा CO, इसी को लिखा मैंने H2O6, H2O6 हो गया, H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, तो ये अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा और यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा Cl3, ठीक। अब ये बताओ एक क्लोरीन पे चार्ज कितने का है, -1, तो 3 पे चार्ज कितने का, -3। तो इस कॉम्प्लेक्स पेयर पे चार्ज कितने का, +3। H2 पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो इस मेटल पे चार्ज कितने का आया, +3। अब ये बताओ कि H2 पे कोई चार्ज तो है नहीं, चार्ज कंजर्व रखना है, तो अगर कोबाल्ट पे 3+ है तो इस चार्ज को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, 3-, ठीक। तो ये जो स्पीशीज़ है ये मेटल के किस वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी। किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को क्या न्यूट्रल स्पीशीज कभी भी सेटिस्फाई कर सकता है क्या, नहीं। प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा कौन सेटिस्फाई करेगा, एनायनिक स्पीशीज, ठीक। कोई भी अगर एनायन है तो वही तो इसको चार्ज देगा ना, चार्ज इसको कौन देगा, एनायन, ठीक ना। तो एनायनिक स्पीशीज कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होते हैं वही मेटल को चार्ज देते हैं, ठीक। और उन्हीं के कारण मेटल पे क्या आता है, प्राइमरी वैलेंसी आता है। तो न्यूट्रल लिगेंड से कभी भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एनायनिक स्पीशीज, लिगेंड क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो एनायनिक स्पीशीज प्रोवाइड, ठीक, प्राइमरी वैलेंसी टू द मेटल, ठीक। जो प्राइमरी वैलेंसी है यानी जो मेटल पे चार्ज है वो एनायनिक स्पीशीज ही मेटल को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद इस वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। तो दिस वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। लेकिन देखो ये जो डॉटेड लाइंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराना है, ठीक है ना। सन 1850 के आसपास इसको यूज़ करते थे जब वर्नर ने अपनी थ्योरी दी थी। आजकल इसको यूज़ नहीं करते, ना किसी बुक में मिलता है। लेकिन जब बहुत पुराने क्वेश्चन कोई अगर देखे जाए, काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन देखा जाए, तो ये अभी भी कहीं कहीं मिल जाता है।
तो अगर कहीं डॉटेड लाइन से कोई लिगेंड या कोई स्पीशीज बना हुआ है तो समझ जाना है कि ये कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक ना। एक क्वेश्चन में भी इसको समझेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप की जो वैलेंसी है वो कौन सी वैलेंसी है आपकी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो सेकेंड टाइप की वैलेंसी है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सबको पता था, एक वैलेंसी तो होती ही है, लेकिन उसने जो डिस्कवरी की वो सेकेंडरी वैलेंसी की डिस्कवरी। उसने ये देखा वर्नर ने कि जो मेटल है ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होने के बाद भी कुछ स्पीशीज से लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक, या इनके साथ कोई बॉन्ड बनाता है, जो हमें पता है कैसा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक। तो इसका मतलब इसके पास एक दूसरे टाइप की भी वैलेंसी है और उस वैलेंसी को उसने नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक ना। भाई मेटल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, तो इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, तो ये मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब देखो जनरली जो न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक, न्यूट्रल लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी प्रोवाइड करेगा क्या, नहीं, न्यूट्रल लिगेंड सिर्फ एक ही वैलेंसी प्रोवाइड कर सकता है और वो कौन सी, सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ, एनायनिक लिगेंड जो है वो सेकेंडरी भी कर सकता है, अभी एग्जांपल में देखते हैं। तो एनायनिक लिगेंड दोनों वैलेंसी दे सकता है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, लेकिन न्यूट्रल लिगेंड जो है वो हमेशा कौन सी वैलेंसी देगा, सेकेंडरी ही देगा। तो जो न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ मैंने लिखा है जनरली न्यूट्रल लिगेंड्स प्रोवाइड सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, इसको जो है थिक लाइन से या एक नॉर्मल लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या ये जो वैलेंसी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइंस, ठीक ना, थिक लाइंस। अभी बनाएंगे भी तो थोड़ा और समझ में आएगा, ये अभी बस लिख रहा हूं मैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइंस। अच्छा, इसके बाद अब जैसे इसी कॉम्प्लेक्स में पूछूं आपसे कि जो Cl3 है, ये जो क्लोराइड है Cl- है, ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है क्या, नहीं, ये इसको क्या दे रहा है, चार्ज, ठीक। तो ये जो क्लोराइड है ये कौन सी वैलेंसी इसको दे रहा है, प्राइमरी। लेकिन ये जो H2O है, जो 6 H2O है, ये चार्ज में इनका कोई कंट्रीब्यूशन है क्या, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहे हैं या लोन पेयर दे रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि ये सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं या इस मेटल को सेकेंडरी वैलेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो न्यूट्रल लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी देंगे, एनायनिक लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी देंगे। नोट लगा के एक पॉइंट लिखेंगे तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्राइमरी व्हाट इज सेकेंडरी, ठीक। अब एक एग्जांपल और समझे इसमें, नोट लगा एक पॉइंट लिखेंगे कि सम लिगेंड्स, है ना, सम लिगेंड्स कैन प्रोवाइड बोथ प्राइमरी as well as secondary valency to the metal। मेटल को कुछ लिगेंड्स प्राइमरी भी दे सकते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखूं यहाँ पे, जैसे देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, जैसे क्रोमियम H2O4 Cl2 Cl, ठीक। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा है, अब ये बताओ इस कॉम्प्लेक्स में Cl पे चार्ज कितना है, -1, तो क्लोरीन पे चार्ज -1 का है, तो इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे चार्ज कितने का हो जाएगा, +1 का हो जाएगा। अच्छा, H2O पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, Cl पे चार्ज कितने का, -1, तो 2 पे कितना, -2, तो -2 ये हो गया। और ओवरऑल कितना आना है, +1, यानी क्रोमियम पे चार्ज कितने का आ जाएगा, 3+, तो क्रोमियम पे चार्ज 3+ का हो जाएगा, ठीक। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि ये जो क्लोरीन है, ठीक, ये क्लोरीन इसको सेकेंडरी वैलेंसी दे रहा है क्या, नहीं, ये क्लोरीन इसको सिर्फ कौन सी वैलेंसी दे रहा है, प्राइमरी। भाई इस पे 3+ का चार्ज है तो 3- भी होना चाहिए, चार्ज कंजर्व है ना, तो इस पे 3+ है तो 3-, तो 1- तो इस पे और 2- इस पे, तो ये 3- हो गया, इस पे ये न्यूट्रल और इस पे कितना 3+, ठीक। तो ये जो Cl- है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैलेंसी प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी। अच्छा, ये जो H2O है ये चार्ज में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है क्या, नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैलेंसी दे रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी दे रहा है। लेकिन ये जो Cl2 है, ये दोनों जो Cl2 है ये मेटल को प्राइमरी भी दे रहा है, मेटल को ये चार्ज भी प्रोवाइड कर रहा है और मेटल को ये लोन पेयर भी दे रहा है, ठीक ना।
तो ये जो है आपका सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी, दोनों वैलेंसी ये जो है इसको प्रोवाइड कर रहा है। अब एक डायग्राम से समझे इसको, ठीक ना, इसको, ठीक ना, इट इज डिनोटेड बाय बोथ थिक एंड डॉटेड लाइंस। इसको थिक और डॉटेड लाइंस दोनों से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसका मैं जैसे एक डायग्राम बना रहा हूँ, सेकेंडरी वैलेंसी को रिपीट कर दीजिए। तो सेकेंडरी वैलेंसी में रिपीट कर देता हूँ कि मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही उसका सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि क्रोमियम का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, भाई प्राइमरी वैलेंसी क्या है 3, मेटल पे चार्ज 3 है ना, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 6, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है ना, तो मेटल 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी सेकेंडरी वैलेंसी 6, यानी जितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी और जितना इस पर चार्ज है वो उसका प्राइमरी वैलेंसी। ये जो 3 स्पीशीज़ हैं ये तीनों इसको प्राइमरी दे रहे हैं, ये जो H2 है इसको सेकेंडरी दे रहा है, ये 2 Cl जो है ये सेकेंडरी तो दे ही रहे हैं लेकिन प्राइमरी भी दे रहे हैं ना, क्योंकि भाई 2 माइनस तो इस पर 2 प्लस ये दे रहा है, -1 तो ये +1 दे रहा है और साथ ही साथ लोन पेयर भी दे रहा है, तो प्राइमरी भी दे रहा है और सेकेंडरी भी दे रहा है। टेस्ट का सिलेबस क्या है, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो भाई टेस्ट का सिलेबस वही है जहाँ तक टेस्ट से पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो टेस्ट का सिलेबस मैं बता दूंगा खैर आपको, ठीक ना, कि कहाँ तक है। तो टेस्ट के लिए टेंशन नहीं लेना होता है, ठीक ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई कुछ भी पूछ ले तो एग्ज़ाम में हम सब बता सकते हैं, ठीक ना। सिलेबस नहीं, सिलेबस के अंदर का हो बाहर का हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है यहाँ पे अपने पास जैसे क्रोमियम 3+ जो है, तो क्रोमियम 3+ आपको मैंने बता रखा है कि अगर किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में 4 H2O है और 2 अपने पास क्या है Cl, तो ये क्रोमियम 3+ हो गया। यहाँ पे अपने पास H2O, ठीक ना, H2O और H2O, तो इस तरह से 4 H2O हो गए और ये अपना जो लोन पेयर है वो इस तरह से जो है क्रोमियम को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। अच्छा, तो अभी मैंने बताया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है तो सेकेंडरी वैलेंसी को सिर्फ एक थिक लाइन से बनाना है, ठीक है, तरीका बताया गया। तो एरो से अब नहीं बनाएंगे, अब इसको सिर्फ एक थिक लाइन से बनाएंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद Cl और Cl, 2 Cl है। Cl जो है, Cl- जो है, ये मेटल को लोन पेयर भी दे रहा है, चार्ज भी दे रहा है, तो ऐसे केस में इसको थिक लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से बनाते हैं, ठीक है, थिक एंड डॉटेड। इस तरह से यहाँ पे अपने पास थिक एंड डॉटेड। तो देखो अब आजकल के जो कन्वेंशन में देखा जाए, ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी है आपकी, एक ऑक्टाहेड्रल। तो आजकल के कन्वेंशन में इसको बोलते हैं पार्शियल पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पार्शियल पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड और कुछ पार्शियल पाई बॉन्ड। लेकिन पहले कन्वेंशन में इसको बोलते थे कि ये सिंगल बॉन्ड मतलब प्राइमरी वैलेंसी, पार्शियल बॉन्ड मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये तो अपना कॉम्प्लेक्स पेयर हो गया, ठीक, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स पेयर। इसके बाद यहाँ पे ये जो Cl है, ये Cl इसको क्या दे रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कहीं भी बना सकते हैं क्योंकि वो ये आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड का डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो Cl को कहीं भी बना सकते हैं, ठीक। अच्छा दिखे इसलिए यहाँ बना रहे हैं, तो Cl- हो गया। तो जो Cl- है ये इसको प्राइमरी वैलेंसी दे रहा है। प्राइमरी वैलेंसी को किससे बनाएंगे हम लोग, डॉटेड लाइन से, ठीक। तो ये था इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। लेकिन आजकल ये डॉटेड लाइन जो है कोई बनाता नहीं है, मतलब इसको अगर ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो अपने आप अंडरस्टूड है कि Cl पे चार्ज माइनस का होता है तो ये प्राइमरी जो है सेकेंडरी तो दे ही रहा है, साथ साथ प्राइमरी देगा, ठीक। तो लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में इस तरह से बना है तो ये नहीं कि भाई ये क्या चीज़ है, हमें समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ये था अपना जो है प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आगे बढ़ते। फिर वर्नर ने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि नेचर में ये देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक ना, जिसको हमें एक्सेप्ट करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। तो कॉम्प्लेक्स जो हम देखते हैं जनरली, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6 ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 5 और 7 ये कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत रेयरली मिलते हैं, ठीक। और कोऑर्डिनेशन नंबर 7 से ज़्यादा नेग्लिजिबल,
ठीक ना, या एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेटल तो छोटा सा है, अब 8-8 10-10 लिगेंड तो उसके चारों तरफ नहीं लगा सकते आप, ठीक ना। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कोई बोल दे 12, तो भाई 12 लिगेंड को एडजस्ट करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 7 से ज़्यादा जो है वो नेचर में रेयरली मिलते हैं हमें। तो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर जो मिलता है और जो अपने सिलेबस में भी है वो कौन कौन सा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक ना, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6 आर मोस्ट कॉमन। सबसे जो कॉमनली कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिलते हैं वो 2, 4 और 6 के मिलते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 5 एंड 7 आर लेस कॉमन। तो ये जो है थोड़े से कम मिलते हैं हमें, पर मिलते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात एक केस में करेंगे भी, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 5 और 7 मिलते हैं पर वो थोड़े कम है। एंड हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर्स आर रेयर। तो हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर आर रेयर, तो ठीक ना, इनसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही रेयरली मिलते हैं, ठीक। इसने क्वेश्चन लिखा है नोट वाला पॉइंट रिपीट। तो नोट वाला पॉइंट ये था कि भाई कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे Cl है तो प्राइमरी भी वैलेंसी भी दे रहा है मेटल को और सेकेंडरी वैलेंसी भी दे रहा है। यहाँ पे हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6। अपने सिलेबस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ कौन कौन से हैं? 4 और 6, ठीक ना। 2 भी देख लेंगे और एक हम लोग एग्जाम्पल 5 का भी देखेंगे, ठीक। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर रेयर है। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को आप लोग भी साथ साथ बनाते चलना। और उस टेबल में हम लोग ये बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर मेटल का, जैसे मान लो Fe2+ है, तो Fe2+ जब लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर वो रखता है या कौन कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी उसकी होती है। तो कुछ मेटल्स का, कुछ कॉमन मेटल्स का मैं कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक, कि वो मेटल्स किस कोऑर्डिनेशन नंबर में पाए जाते हैं, 4 में, 6 में, कि 4, 6 दोनों में, कि 2 में, ठीक। तो वो हमें याद भी रखना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे मेटल जो है M+ की, ठीक। तो M+ में अपने पास Cu+, कोई डाउट होगा तो भाई पूछते चलना उसको, ठीक। तो Cu+, Ag+, Au+, तो ये मोस्टली आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मिलते हैं। कॉपर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 में मिलता है। इनफैक्ट ये तीनों ही 2, 4 में मिलते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग क्यों लिखें, तीनों के लिए लिख देते हैं कि ये 2 और 4 दोनों में मिलते हैं, जिसमें 2 इज मोस्ट कॉमन। 2 इज मोस्ट कॉमन। 4 एक दो केस में मिल जाएगा, पर Ag+ है तो जैसे मान लो ये आपका अमोनिया के साथ जब कोई कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखेगा? 2। साइनाइड के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखेगा? 2, ठीक। तो मोस्टली जो है सिल्वर जो है मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर किस में मिलता है? 2 में मिलता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट है इसमें M2+। तो M2+ में बहुत सारे मेटल्स आ जाते हैं। तो M2+ में थोड़ा सा ब्लड हो रहा है। तो M2+ में यहाँ पे अपने पास जो है मैंगनीज Mn2+, CO2+, Ni2+, कॉपर 2+, जिंक 2+, कैडमियम 2+, मर्क्यूरी 2+, प्लैटिनम 2+, पैलेडियम 2+, टिन 2+, और जो है लेड 2+, ठीक। तो इनकी अगर बात करें तो इसमें जो है आयरन से लेकर, ठीक ना, कॉपर तक ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में आपको मिलते हैं। जैसे Fe2+ जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मिल सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मिल सकता है। जिंक जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही मिलता है। कैडमियम जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों में मिलता है। मर्करी, पैलेडियम, प्लैटिनम ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मिलते हैं, जबकि टिन और लेड ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों में मिलते हैं, ठीक।
अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो M3+ है, ठीक ना। अगर कोई लैपटॉप वगैरह पे देख रहा हो या मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना, वो सबसे सिंपल होगा आपके लिए, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास M3+ है, तो M3+ में अपने पास जैसे Mn3+, Fe3+, CO3+, Ni3+, कॉपर 3+ होता ही नहीं है। इसके बाद आपके पास Al3+, Cr3+, Au3+, ठीक। तो Au3+। अब इसमें Mn3+ से लेकर निकल 3+ तक ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मिलते हैं, जबकि एल्युमिनियम 3+ और क्रोमियम 3+ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से दोनों मिलता है, और Au3+ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मिलता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट जो है M4+, तो M4+ एंड हाइयर, तो एंड हाइयर जैसे M5+, 6+, 7+, 8+, तो 4+ या उससे अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 6 ही मिलता है, ठीक। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये इन मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पे अपने पास जैसे कुछ एग्जांपल देखें तो M4+ में जैसे आपका प्लैटिनम 4+ हो गया, पैलेडियम 4+ हो गया, टिन 4+ हो गया, लेड 4+ हो गया। इसके अलावा 4+ से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे आपके पास क्रोमियम 6+ हो गया, आपके पास ऑस्मियम 8+ हो गया, ठीक। तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिलता है, 6। अब यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इसको, तो ऑब्जर्व करें, देखो मेटल का जब चार्ज बढ़ा रहे हो तो मेटल जो है ये थोड़ा सा शायद रुक गया है, ये रुक गया है क्या, इसमें यहाँ रुका हुआ है। तो इसमें यहाँ पे अपने पास ये जो मेटल है, ठीक, तो मेटल पे चार्ज कितना है, +1। अब हमें दिख रहा है, ठीक ना, हाँ भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ रुका हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेटल जो है, मेटल पे चार्ज कितना है, +। अब मेटल पे जब हम लोग चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो आप बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 2 या 4, जबकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 या फिर 6। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो 4 और 6 में भी 4 ज़्यादा है और 6 कम है। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 है, लेकिन उसमें 6 ज़्यादा है और 4 कम है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 6। तो मेटल पे जब चार्ज बढ़ता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाता है, क्योंकि मेटल पे जब चार्ज बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लिगेंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे कि क्या ये सब याद रखना है, ठीक। तो ये सब जो है आपको सारा नहीं याद रखना है, याद रख सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है वो हमें याद होने चाहिए। जैसे देखो, जैसे अब मान लो कोबाल्ट 2+ है, तो भाई कोबाल्ट 2+ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, तो हमें याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर कोबाल्ट 3+ दिख गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ क्या होगा, 6 होगा। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है वो हमें याद होने चाहिए। तो इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि की पॉइंट्स क्या हैं, कि आपके पास जैसे सपोज करो प्लैटिनम, ये सब आप याद भी रखना है कि प्लैटिनम अगर 4+ में है या पैलेडियम अगर 4+ में है, ठीक, तो सीधा बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। भाई प्लैटिनम यहाँ लिखा है ना, प्लैटिनम 4+ या पैलेडियम 4+, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका उल्टा भी ट्रू होगा। मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कई बार चार्ज बताने का ये तरीका, इसी तरीके से हम चार्ज बता पाते हैं। इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि जैसे अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स दिखता है प्लैटिनम का या पैलेडियम का और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सीधा बोलेंगे चार्ज कितना होगा, 4+, ठीक। जैसे अगर मैं एक आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स आपको दे दूँ कि यहाँ पे PtCl6, जैसे मैंने दे दिया, ऐसे लिख दिया 2-, ठीक। तो अब आपको चार्ज बताना है, तो मैंने सीधा देखा कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब चार्ज कितना होगा, 4+, ठीक ना, ऐसे फटाफट बताना है। तो इसी तरह से प्लैटिनम और पैलेडियम अगर 2+ में है तो ऐसे केस में आपको सीधा बोलना है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होगा, 4। और उल्टा भी ट्रू है, अगर हमें दिखता है कि प्लैटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो सीधा बोलेंगे उस पर चार्ज कितने का है, 2+ का है, ठीक। इसी तरह से आयरन है, तो आयरन 3+ में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। कोबाल्ट 3+ में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा,
6, ठीक। Mn3+ में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। जिंक जो है वो 2+ में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है वो हमें याद होना चाहिए, ठीक। जिनका वेरिएबल है तो उसको याद रखने के से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर मेटल गिवन है तो भाई 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन जिनका कांस्टेंट है, फिक्स है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको याद होना चाहिए। जिसमें से मैंने समरी यहाँ लिख दिया है, ठीक है। कुछ नहीं याद है तो ये याद जरूर होना चाहिए जो यहाँ लिखा है। तो ये कुछ मेटल्स के इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर थे। इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। जो वर्नर थ्योरी थी ये तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी थी कि 2 तरह के वैलेंसी होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन इस थ्योरी पर एक दो अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, राइट द फॉर्मूला। इसमें आपको मेटल का फॉर्मूला बताना है। तो क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन हो गया तो सेकंड क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक। हाँ, अनेबल टू कनेक्ट दिखा रहा है चैट। अब इसमें यहाँ पे अपने पास, अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन है PtCl4.6H2। दूसरा क्वेश्चन है PtCl4.4NH3। इन दोनों का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसमें यहाँ पे देखो, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है PtCl2.4H2, ठीक। तो पहले चार्ज देखो, ठीक। एक कर रहा हूँ, 2 आप करना, ठीक। तो यहाँ पे जैसे Cl पे चार्ज कितना -1, तो -4 ये हो गया। तो प्लैटिनम पे चार्ज कितना +4। और अभी बताया प्लैटिनम +4 में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा 6, ठीक। अब देखो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये आपको पता है, ठीक। 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये बताओ, Cl को तो छोड़ दो क्योंकि ये प्राइमरी भी दे सकता है, सेकेंडरी भी दे सकता है, लेकिन जो H2O है ये कभी भी प्राइमरी देगा क्या? नहीं, ये हमेशा क्या देगा? सेकेंडरी। तो सारे H2O कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स के बाहर H2O नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही बस इतना ही की पॉइंट था इसका क्वेश्चन का। तो H2O को कहाँ रखना है? कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया? 6। तो यानी कि ये जो 6 H2O हैं ये कॉम्प्लेक्स कहाँ आ जाएंगे? अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे अपने पास Cl कितना हो जाएगा? 4। ये Cl अंदर क्यों नहीं आया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। H2O बाहर क्यों नहीं गया? क्योंकि H2O जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। H2O कौन सी वैलेंसी दे सकता है? सेकेंडरी। तो सारे H2O जो है वो अंदर आ जाएंगे, ठीक। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी करना है सेम कॉन्सेप्ट पे। तो देखो इसका फ़ायदा ये है, हम लोग बहुत इनिशियल एक स्टेप सीक्वेंस में देख रहे हैं कि जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो पहले तो कॉम्प्लेक्स में लिखने का फॉर्मूला समझेंगे, कॉम्प्लेक्स में लिखना कैसे। तो इसको कैसे लिखोगे आप? तो यहाँ पे Pt पे चार्ज कितना है? 4+। तो प्लैटिनम पे 4+ का चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। अब ये जो अमोनिया है NH3, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये प्राइमरी वैलेंसी तो दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस पर कोई चार्ज है नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैलेंसी देगा? सेकेंडरी, यानी अपना लोन पेयर ही डोनेट करेगा। तो इन चारों NH3 को अंदर होना पड़ेगा, ठीक, बाहर नहीं जा सकते। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ये चारों NH3 आ जाएंगे, NH3 4, ठीक। अच्छा, इसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया? 6। तो अभी तो 4 ही हुआ, 2 लिगेंड को और अंदर आना पड़ेगा। तो इन 4 Cl में से 2 Cl अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास जो है Cl2 कॉम्प्लेक्स बंद कर देंगे और 2 Cl जो है बाहर चला जाएगा, ठीक। ये जो Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी देगा, ये जो NH3 है ये सेकेंडरी वैलेंसी देगा, जबकि ये दोनों जो Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी भी देंगे एंड सेकेंडरी वैलेंसी भी देंगे, ठीक ना। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। ये वर्नर थ्योरी से यही चीज़ हमें पता चलती है, फॉर्मूला लिखना सीखते हैं।
इसके बाद थर्ड, तो यहाँ मुझे दिख रहा है प्लैटिनम पे चार्ज कितना है 2+। प्लैटिनम पे अगर 2+ का चार्ज है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो चारों H2O का अंदर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्हें पास H2O4 और यहाँ पे Cl बाहर चला जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंपेयर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। तो कंपेयर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। तो इसमें यहाँ पे जो है कुछ कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्स है आपके पास इस तरह से PtCl4.6H2O। इसके बाद सेकंड है आपका PtCl4.5H2O। थर्ड है आपका K2PtCl6। फोर्थ है आपका PtCl4.2H2। इन चारों में आपको ये बताना है कि किसके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। तो अब इसका मैं हिंट बता देता हूँ। इसका हिंट क्या है कि देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ठीक, तो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है। ठीक, सबसे पहले इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखो, फिर इसको जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो पानी में जाते ही जितने ज़्यादा आयंस में टूटेगा इसकी कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है। तो इसमें देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा, तो इन सभी में प्लैटिनम पे चार्ज कितना है 4+। तो प्लैटिनम पे 4+ का चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो 6 H2O जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा PtH2O6 और Cl4। ठीक, अच्छा, जब इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो पानी में जाते हुए 4 क्लोराइड आयन बनेगा और एक ये कैटायन बनेगा। ठीक, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो कितने आयंस देगा ये 5 आयंस प्रोड्यूस करेगा, एक कैटायन और 4 एनायन। ठीक, ये एक पूरा पार्ट होगा। ठीक, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, तो Pt भाई 4+ में है तो 5 H2O अंदर आ जाएगा, तो H2O5 Cl और यहाँ पर पास क्या आ जाएगा Cl3। पानी में कितने आयन देगा ये 4 आयन देगा। ठीक ना, एक कैटायन और 3 एनायन। ये तो आपको फॉर्मूला ही दे दिया है। तो इसमें 2 कैटायन और 1 एनायन, तो यहाँ पे टोटल एनायंस कितने बनेंगे 3। ठीक, और यहाँ इसका फॉर्मूला अगर देखें हम तो PtH2O2 Cl4। ठीक ना, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है तो 2 H2O तो अंदर आना ही पड़ेगा, भाई बाहर तो रख नहीं सकते, और 4 Cl हो जाएगा, तो 4 2 कितना हो गया 6। तो इसमें अब देखो, अगर तो प्लैटिनम पे 4+ और क्लोरीन पे माइनस, तो 4-, तो माइनस प्लस मिला के कितना हो गया 0। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे आयंस की संख्या कितनी हो गई, आयंस की संख्या हो गई 0, भाई कोई आयन बना ही नहीं। ठीक ना, ये प्लस माइनस मिला के ओवरऑल चार्ज कितना कर दिया 0, तो कोई आयन नहीं बना। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस कौन करेगा फर्स्ट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा 1 की, 1 के बाद 2 की, 2 के बाद 3 की, सबसे कम 4 की। समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है कई बार बन जाते हैं। तो क्वेश्चन में इस तरह से तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा आयंस एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा कोई भी सॉल्ट, उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये था आपका वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी के बाद नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी टाइम है मेरे ख्याल से, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक, तो
चलिए इसको एक टॉपिक और देख लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN, ठीक ना, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, EAN। तो देखो EAN क्या चीज़ है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इसका डेफिनेशन आप समझ लो, इसके बाद फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, ठीक ना। मेन चीज़ डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है इसका, कि जब कोई मेटल कॉम्प्लेक्स को बनाता है तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उस मेटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक, उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक ना। सिंपल सा डेफिनेशन। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो कोई मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। जब वो कॉम्प्लेक्स को बना लेता है, यानी कि लिगेंड जब अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर देते हैं, ठीक, तो कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद उस मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स अब मेटल के पास है, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उस संख्या को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आया चीज़। तो मैं डेफिनेशन इसका पहले क्लियर कर दूं, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो ये इसका बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक भी है कि व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब मैं इसको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई मेटल है, ठीक ना, अभी लिखना नहीं है, इसको पहले समझेंगे। जैसे कोई मेटल है, इस मेटल का जो एटॉमिक नंबर है वो है मान लो Z, ठीक। तो इसके पास पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन हैं, Z इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही, भाई Z प्रोटॉन है तो Z इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो इस मेटल पे चार्ज 2+ का है, ठीक। जैसे मान लो आयरन है तो इस पर चार्ज कितने का है, 2+। तो 2+ मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए। तो Z में से 2 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। तो Z में से 2 आपने घटा दिया। इसके बाद मान लो 4 लिगेंड, अभी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो अपने पास इस तरह से 1 2 3 और 4 लिगेंड है और इन सभी के पास एक एक क्या है, लोन पेयर है, ठीक ना। इसने अपना लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर दिया 1 2 3 और 4। तो इन चारों ने अपना एक लोन पेयर इसको क्या किया, डोनेट कर दिया, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिले और 2 यहाँ से मिले। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे अपने पास प्लस जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ पे 4 लिगेंड थे और एक लिगेंड कितने लोन पेयर दे रहा है, 2। तो 4 कितने देंगे, 4 × 2। तो इतने इस मेटल के पास अब टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस इलेक्ट्रॉन की संख्या को बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आया चीज़। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि मेटल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से एक फार्मूला भी आ जाता है, लेकिन इस फार्मूले को ठीक है याद रख लें तो अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि यही यूज़ करना है, ठीक ना। तो फार्मूला मैं देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसका मैं लिमिटेशन बताता हूँ, ठीक। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फार्मूला बनता है यहाँ से EAN का, वो हो जाएगा एटॉमिक नंबर। क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्यों, क्योंकि भाई मेटल का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक, उतने इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट विद साइन रखना है आपको, ठीक ना। जैसे मान लो +2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, -2 मान लो है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक। ये समझ में आना चाहिए डिराइव कैसे हो रहा है। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज़ है कि भाई वो कितने लोन पेयर जो है एक्सेप्ट कर रहा है मेटल जो है, ठीक, × 2, क्योंकि एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2। जैसे एक लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। तो एक डोनेशन में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर × 2। लेकिन इस पे मैंने स्टार लगा दिया, 2 पे क्या लगा दिया, स्टार। क्यों स्टार लगा दिया, मान लो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता, एक लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन देता। सपोज करो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता, 3। तो 4 लिगेंड कितने देते, 12। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या आ जाता, 3। तो भाई लिगेंड पे डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मान लो एक लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे एक एग्जांपल के समझे, जैसे बेंजीन है। बेंजीन जो है वो अपना पाई क्लाउड डोनेट करता है और एक बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6, ठीक।
तो अगर मान लो 4 बेंजीन है, यहाँ पे कितने बेंजीन है आपके पास? 4। सपोज करो एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ मैं कि 4 बेंजीन अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मेटल को दे रहे हैं, तो एक बेंजीन 6 देगा, तो 4 कितने देंगे? 6 4 जा 24। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 से? 6 से, ठीक है ना। तो अगर आपने वही लिगेंड देखा, जैसे मान लो बेंजीन देखा 4 बेंजीन है और 4 × 2 कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। 4 × वहाँ पे क्या करना होगा? 6 करना होगा। ये चीज़ समझ में आता होगा, ठीक। तो इसीलिए मैंने बोला कि इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना, ये फॉर्मूला से लिख देते हैं, क्योंकि मान के चलते हैं कि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ × 2 कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में भाई कॉमन सेंस भी लगाना है कि अगर लिगेंड कोई एबनॉर्मल है, जैसे बेंजीन है या कोई दूसरा लिगेंड है जो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा दे रहा है, ठीक, तो ऐसे केस में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक ना, दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जो हमें याद होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला जो है EN का बन जाता। अब इसमें नोट लगा के कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, जो आपको याद रखना है। कि पहला पॉइंट कि जैसे आपके जो नॉर्मल लिगेंड्स हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, H2O, NH3, साइनाइड, OH-, SH-, RNH2, अमोनिया, ठीक है ना, OH-, SH-, तो जितने लिगेंड थे, CO, जो हमने अभी तक पढ़े, सारे लिगेंड एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2। भाई लोन पेयर देंगे ना वो। जैसे मान लो NH3 है, तो NH3 जब अपना लोन पेयर देगा तो एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं नोट लगा के एक पॉइंट लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि NO इज़ अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। NO कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? 3। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया था, और एक हमने टॉपिक भी पढ़ा था, याद करो, क्लास 11th में, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, जिसमें NO, NO2, ClO2, ClO3 इस तरह से हमने बात की थी। तो यहाँ पे जो NO है, तो NO के पास एक लोन पेयर तो है ही, लेकिन एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है ना। तो जब ये अपना लोन पेयर देता है तो एक साथ ये 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन दे देता है? 3। तो NO जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक डोनेशन में 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे मान लो 4 लिगेंड है और चारों लिगेंड NO है, तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर × 2 करोगे या 3 करोगे? 3 करेंगे। ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक। इसके बाद बस ये याद होना चाहिए, बाकी आपको सब पता है कि जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? 4। तो इट इज़ अ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद थर्ड जो है बेंजीन है अपने पास, तो बेंजीन जब किसी मेटल को डोनेट करेगा तो बेंजीन इज़ अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जैसे मान लो मेटल के साथ 2 बेंजोनॉइड ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक, मेटल के साथ कितने बेंजोनॉइड ग्रुप लिखे हुए हैं? 2। तो ये याद रखना है कि भाई एक बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 बेंजीन 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 12 वैल्यू उसमें ऐड कर देनी, ठीक। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। और ये इसके बाद 4 जो है, तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है इसको C5H5 लिखते हैं, ठीक। तो ये जब अपना लोन पेयर देगा, जब पाई क्लाउड देगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा? 6। तो इट इज़ अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि एरोमेटिक है। अभी बताया था 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है। तो जब ये अपना पाई क्लाउड देगा तो 6 इलेक्ट्रॉन ये एक साथ जो है मेटल को दे देगा। इसके अलावा बाकी जो लिगेंड थे वो सब क्लासिकल लिगेंड्स है या बाकी सारे नॉर्मल लिगेंड है, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, H2O है, NH3 है, साइनाइड है, अमोनिया है। तो ये सब जो है एक डोनेशन में 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक। लेकिन ये कुछ मैंने केसेस लिखे हैं जहाँ आपने को ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी वो दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ 2 के ऊपर क्या लगा दिया है? स्टार लगा दिया कि हर समय 2 नहीं लगा देना है, ठीक ना, कहीं कहीं पे ध्यान रखना है। NO है तो 3 से मल्टीप्लाई करना। अब 1-2 एग्जाम्पल दे के इसको समझा रहे हैं, ठीक ना, और कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दे रहा हूँ, तो उसको आप लोग सॉल्व करोगे, नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर देखेंगे, ठीक। तो इसमें अब 1-2 एग्जाम्पल से थोड़ा समझें। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है K4FeCN6। इसमें आपको कैलकुलेट EAN का पूरा नाम क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो EAN ऑफ द फॉलोइंग। EN का मतलब क्या हुआ कि आयरन ने जब कॉम्प्लेक्स को बनाया तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आयरन का सबसे पहले, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लिख रहा हूँ, ये आपका जो है K4FeCN6, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं। तो इसमें देखो K पे चार्ज कितना? +1, तो 4 पे +4, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? -4, इस पे -6, तो इस पर चार्ज कितना आ गया?
2+, ठीक है ना। इस तरह से फटाफट करना है भाई, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए मेटल पे चार्ज बताने में। अब इसमें इसका जब En आपको बताना है तो देखो फॉर्मूला नहीं रटना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। इस पर चार्ज कितने का है 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आपने निकाल दिए, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 साइनाइड कितने देंगे 12, तो 6 × 2, इसको जोड़ दो, ये वैल्यू आपकी 36 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 36, ठीक। यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक ना। अब घर पे जाके उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक ना, और नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर क्रॉस चेक करेंगे, और कोई डाउट होगा तो उसको आप पूछना। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने क्यों पढ़ा, ठीक, इसको पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो सेकंड जैसे कॉम्प्लेक्स में कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, K3 FeCN6। अब ये सब आपका होमवर्क है, इसमें आप लोग को EAN कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता दूं यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आपको EAN निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ मेटल का क्या लिखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। तो भाई अगर मेटल का एटॉमिक नंबर याद है तब तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर मेटल का एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो भाई कुछ भी कर लो, फार्मूला सब याद है पर क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे मैं पूछूँ प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर तो बता नहीं सकते। अब चौथा क्वेश्चन तो मैं यही दे रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे K2PtCl6, तो K2PtCl6, तो भाई प्लैटिनम का भाई चार्ज तो सब बता लोगे, पर प्लैटिनम का आपको क्या बताना है एटॉमिक नंबर, और प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये तो हमें पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो देखो इसको पीरियोडिक टेबल में आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, मैजिक नंबर बताया था ना, ठीक। तो थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर दूँ, एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा था 3D सीरीज, 3D पढ़ा था, इसके नीचे 4D सीरीज और इसके नीचे 5D सीरीज, ठीक ना, बहुत सिंपल सा। इसको भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, टोटल 10 एलिमेंट है, ठीक। और आपको पता है भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21 से लेकर कहाँ तक जाता है 30 तक जाता है। अच्छा, प्लैटिनम कहाँ पड़ता है, तो निकल के नीचे पैलेडियम है और इसके नीचे कौन है प्लैटिनम है, ठीक। इसका मैंने एक ट्रिक बताया था 18 और 32, ठीक। तो 3D सीरीज में 18 जोड़ दें और तो 4D सीरीज का मिल जाएगा, और 4D सीरीज में 32 जोड़ दें तो 5D सीरीज का मिल जाएगा। तो पैलेडियम का क्या होता है भाई, निकल का 28 होता है, 28 + 18 तो ये 46 हो जाएगा, और इसमें 32 जोड़ दो, तो 32 जोड़ दो ये हो जाएगा 78। तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 78। तो मान लो अगर एग्जाम में भूल जाएं या कोई मेटल का एटॉमिक नंबर नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या करना 3D 4D 5D बना लेना, ठीक। पीरियोडिक टेबल तो याद ही है आपको, ये ट्रिक बताया था, यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े, तो आग में कूद जाए, इस तरह से एक ट्रिक बताया था। फिर 3D सीरीज में 18 जोड़ देंगे तो इसका मिल जाएगा, और इसमें 32 जोड़ देंगे तो इसका मिल जाएगा। तो अगर एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। फिफ्थ है आपके पास टाइटेनियम, सिग्मा C5H5, और यहाँ पे अपने पास ईटा 5 C5H5, ठीक। 6 है आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये NaCO4, ये कोबाल्ट है भाई, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये CO का मतलब क्या हुआ कोबाल्ट, ठीक। इसके बाद 7 CrH2O 4 H2O2 En Gly 2-। ये 2+ है, सॉरी, Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस। K PtCl3 ईटा 2 C5 C2H4, तो C2H4। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
ये होल थ्राइस है, ये ट्वाइस है, सॉरी 4 है, सॉरी Fe4। Fe eta 5 C5 H5 का होल ट्वाइस। ठीक, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने दिए हैं आपको। इसके अलावा आपको जो मटेरियल मिला है, एक PDF मिला है क्वेश्चन का, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें EN कैलकुलेट करना होगा। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप लोग कैलकुलेट करना, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक। उसको क्रॉस चेक भी किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि EN का एक रूल होता है, ठीक ना, और जो हमने EN पढ़ा है इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी इसका यूज़ क्या है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे आप, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।